Hello everybody. Ancient history with reference to JKSSB. इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री से लेकर के अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं। हमारा लास्ट का टॉपिक था पोस्ट मौर्यन एजेस, कि मौर्यास के बाद की जो एजेस थी, जो बाद का टाइम था, उस टाइम पर इंडियन सॉइल के ऊपर क्या कुछ हुआ था हमने वो देख लिया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सातवाहनास को, कानवास को, शुंगास को, उसके बाद कुशान्स को, और साउथ इंडिया में अगर बात करें तो जो तीन रूलिंग डायनेस्टीज थी, चेरास, चोलास, पांड्यास, ये सारी की सारी जो रीजनल पावर्स इमर्ज हुई थी गुप्त मौर्यन की एज के बाद, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे लेक्चर्स को रिपीटेडली और ध्यान में रख करके कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट करके, और सबसे बड़ी बात, सारी हिस्टोरिकल डेट्स को आप आपस में इंटरलिंक करके सीक्वेंस में देख रहे होंगे, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है गुप्ता एज। एंशियंट हिस्ट्री में गुप्ता एज को द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, पता है ना। अब गुप्ता एज को तो पढ़ेंगे हम, पर उससे पहले जैसा हमारा रूटीन है, गुप्ता एज पर आने से पहले मैं आपको उससे पहले देख लेते हैं कि हम अभी तक एंशियंट हिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ लिया है। तो फटाफट से एक बार हम टॉपिक्स को पेन डाउन कर लेते हैं, जो कुछ भी था आप मेरे साथ रिपीट करते चलेंगे अगर आपको कुछ याद है तो। हमने स्टार्ट किया था स्टोन एज से, जब इंसान कच्चा मांस खाया करता था, पेड़ों के फल खाया करता था, जड़ें उखाड़ के मिट्टी से निकाल के खाना, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ा करता था वो उस टाइम पर। उस एज को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री में हमने स्टोन एज को पढ़ा था। तो सबसे जो पहला फेज था दैट वाज पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद मीजो, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक। ये तीनों जो फेज थे ये स्टोन एज के थे, ठीक है। स्टोन एज के बाद स्टार्ट हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी एज को बिलोंग करती है वो, जब इंसान ने पत्थर के साथ मेटल्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था। उस वाले फेज को बोलते हैं चाकोलिथिक फेज। चाकोलिथिक फेज। चाकोलिथिक के बाद आई थी इंडस वैली कल्चर। इंडस वैली कल्चर, राइट। इंडस वैली कल्चर के बाद हमने क्या पढ़ा था, तब जब आर्यंस आए थे इंडियन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल एशिया से मूव करके, उस एज को बोला जाता है वैदिक एज, ठीक है। तो यहां पर आते हैं वैदिक एज। वैदिक एज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ऋग वैदिक एज, जिसको हम अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं, और सेकंड नंबर पे आता है लेटर वैदिक एज। जब वैदिक एज खत्म हुई उसके बाद स्टार्ट हुई थी द एज ऑफ महाजनपदास। एज ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास की एज के बाद हमने क्या पढ़ा था, कि जब किंगडम्स बनना शुरू हुई थी, महाजनपदास में हमने 16 मेजर स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। तो 16 मेजर स्टेट्स में से सिर्फ एक स्टेट ऐसी थी जो सबसे ज्यादा पावरफुल, स्ट्रांग और सिग्निफिकेंट थी। उस स्टेट का नाम क्या था, दैट वाज मगध। MA, मगध। अब मगध को हमने सेंट्रलाइज्ड करके पढ़ा था, उस पर फोकस करके पढ़ा था कि मगध मगध में क्या कुछ हुआ था। तो बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज आई थी जिन्होंने मगध के ऊपर रूल किया था। तो रूलिंग डायनेस्टीज में सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी थी, हरंकाज का हमने नाम पढ़ा था इसके अंदर। मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको डायनेस्टीज का नाम बता देता हूँ। मगध की बात हम करने लगे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आए थे हरंकाज। हरंकाज, जिनकी फाउंडेशन किसने रखी थी, बिम्बिसारा ने। जब हरंकाज का डिक्लाइन हुआ उसके बाद कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर शुरू हुई, हरंकाज के बाद आए थे शिशुनागाज, ठीक है। SHI, शिशुनागाज। शिशुनागाज को कौन सी डायनेस्टी ने ओवरथ्रो करके फेंक दिया, उनका नाम है नंदास। नंदास को फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी बोला जाता है। यानी इससे पहले जितनी भी डायनेस्टी थी, सब के सब
क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। हिंदुइज्म में जो 4 वर्ण है ना, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, अभी तक जितने भी रूलर्स थे वो सारे क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। नंदास वो पहली डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय लाइनेज से आते थे। ठीक है, तो नंदास के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन हुआ था इंडिया के ऊपर, किसने किया था? 326 बीसी में। किसने किया था ये? अलेक्जेंडर ने। समझ आई? अब नंदास के बाद किसका रूल आया था? पता है ना, नंदा का जो लास्ट लास्ट रूलर था धनानंदा। धनानंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? उखाड़ करके फेंक दिया था, उसको डिफीट दे दी थी। तो नंदास की बात शुरू होती है, बात किसकी? मौर्यास की। हमने मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ा था। मौर्यास के बाद हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड को पढ़ा। पोस्ट MAUR, एक सेकेंड, पोस्ट मौर्यन एजेस। ठीक है, जिसमें हमने सातवाहनास को, शुंगास को, कानवास को, उसके बाद साउथ की जो डायनेस्टी थी, चेरास, पांड्यास, चोलास, वो सब हमने पढ़ी थी। अभी तक हम यहाँ तक पहुंच आए हैं हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते। ये पूरा का पूरा जो फेज है ये एंशियंट पार्ट है हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री, अगर मैं टाइम की बात करूं तो हमने 5 लाख बीसी से स्टार्ट किया था। 5 लाख बीसी स्टोन एज से हमने स्टार्ट किया था। उसमें से पैलियोलिथिक जो उसका फर्स्ट फेज है वहां से मैंने शुरू किया था ये पढ़ना। और अभी तक हम पोस्ट मॉडर्न एजेस में हम लगभग 200 बीसी के आसपास पहुंच गए हुए हैं। ठीक है ना, अब धीरे धीरे हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज बात करेंगे किसकी? मौर्यास की बाद कुछ रीजनल पावर्स इमर्ज हुई थी, पर उन रीजनल पावर्स को फिर वापस क्रश करके एक और अंपायर इंडिया में खड़ा हुआ था जिसको गुप्ता एज बोला जाता है। गुप्ताज ने फिर वापस पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करके, पूरी रीजनल पावर्स को स्ट्रेंथन करके, वापस से ओवरथ्रो करके और पूरे इंडिया को यूनाइट करके एक सिंगल एंटिटी के अंडर इनको रूल करना स्टार्ट किया था। उस एज को बोला जाता है गुप्ता एज। हम आज के लेक्चर में उसी को पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलो भाई, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। गुप्ता एज, इसके बारे में फर्स्ट, इससे पहले हमने मौर्यास की भी बात छोड़ी थी। मौर्य के बाद हमने कुछ रीजनल पावर्स को पढ़ा था लास्ट के लेक्चर में। अगर आपने देखा होगा तो आपको कुछ ना कुछ 5-7 डायनेस्टीज के नाम पता होंगे, जिसमें कुशान्स भी आए थे। ठीक है, और उसके बाद हम आने वाले हैं किस पे? गुप्ता एज के ऊपर। इसके बारे में फर्स्ट बात लिखी है, द गुप्तास वर लाइकली टू बी द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशान्स। दे वर बिलीव्ड टू बी वैश्यास इन ओरिजिन एंड रूल्ड ओवर मध्य देशा, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगेटिक बेसिन। गुप्तास, असल में गुप्तास के पहले कुषाण का रूल था ना, है ना? कुषाण का रूल था जिसमें हमने काफी रूलर्स को पढ़ा था। तो कुषाण के टाइम पर ये जो गुप्ता लोग थे, ये मोस्टली उनके लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। ठीक है, तो जैसे ही कुषाण की पावर डिक्लाइन हुई उसके बाद गुप्ताज इमर्ज हुए। तो गुप्ताज 4 में से कौन से वर्णों को बिलोंग करते थे? ये यानी जो वर्णा सिस्टम है हिंदुइज्म के अंदर, वैदिक एज में जो हमने वर्णा सिस्टम को पढ़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, इन चारों वर्णों में से जो गुप्ता थे, गुप्ताज कौन से वर्णा को बिलोंग करते थे? तो उनका वर्ण था कौन सा? वैश्य वर्ण। यानी ये बिजनेस क्लास का जो वर्ण है ना, ये जो गुप्ता एज थी, ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ये बिजनेस क्लास के लोग थे। बिजनेस क्लास के लोग थे। ठीक है, तो ये क्षत्रियाज नहीं थे ये लोग। नॉन क्षत्रियाज में ये सेकंड डायनेस्टी थी जिसने इंडिया पे रूल किया है। तो गुप्ता एज को, अच्छा, इनका रूलिंग एरिया कौन सा था? फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगेटिक बेसिन। गंगा का जो उपजाऊ मैदान है ना, पंजाब से शुरू होकर के वेस्ट बंगाल तक की बेल्ट जो है, मैप के ऊपर ले चलता हूँ आपको मैं। हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे जम्मू कश्मीर का पोर्शन हो गया यहाँ वाला, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ से हम अखनूर वाले एरिया पे चलते हैं। ये
राजस्थान की थार डेजर्ट वाला एरिया, एरिया रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कम्बे, ये हमारी सिक्किम, सिक्किम के बाद ये हम अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल का एरिया है। अब आप फटाफट से देखोगे कि हम गुप्ता की एज को पढ़ रहे हैं कि गुप्ता का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था, मोस्टली इन्होंने कौन से रीजन पे रूल किया था? नॉर्थ इंडिया का फर्टाइल प्लेन ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा रिवर का जो फर्टाइल प्लेन है वो यहाँ से शुरू होता है ऐसे करके यहाँ तक। ये जो बेल्ट है मोस्टली ये वाली, इस बेल्ट को क्या बोलते हैं? गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक, यानी ये गंगा का बनाया हुआ मिट्टी का, उपजाऊ मिट्टी का मैदान है, बहुत बड़ा ये। गुप्तास की प्राइमरी जो लोकेशन थी वो ये थी। और पता है ना कि मगध कहाँ पर था? मगध यहाँ पर था भाई, बिहार में। गंगा और सोन नदी जहाँ पर इनका कन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पर ये मिलती हैं, वहाँ पर पाटलिपुत्रा शहर है एंशिएंट इंडिया का, उसको हम आज पटना कहते हैं। और इसी के आसपास के एरिया में, इसी के आसपास के एरिया को उस टाइम पर मगध की जो क्या बोलते हैं उसको, जो रूलिंग क्लास की सीट थी वो मगध के अंदर थी, ठीक है ना। तो मगध से ये लोग बिलोंग किया करते थे। और वापिस गुप्तास को हमने देख लिया, ये वैश्यास या फिर बिजनेस क्लास को बिलोंग करते थे। और मध्य देशा कहते थे इनके रूलिंग टेरिटरी को, यानी मध्य देशा मीन सेंट्रल इंडिया, गंगा का जो मैदान है। फर्स्ट जो इसके रूलर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। वैसे इनसे पहले कुमार सॉरी श्रीगुप्ता आए थे। गुप्तास के जो सबसे पहले रूलर थे वो, उनका नाम क्या है? SRIGUPTA। श्रीगुप्ता के टाइम पर इनकी फाउंडेशन रखी गई थी, बट इतने ज्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं थे। पर सबसे पहले और सॉलिड जो लीडर थे इनके वो कौन थे? उनका नाम था चंद्रगुप्ता फर्स्ट। देखो भाई, मौर्यन डायनेस्टी में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और चंद्रगुप्ता फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। दोनों में कंफ्यूज मत होना, नाम मिलते जुलते हैं चंद्रगुप्ता, पर चंद्रगुप्ता गुप्तास के थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे। इस बात को नोट रखना आप लोग। अब देखो 319 से 334 एडी तक हम, अब हम एडी वाली एज में मूव कर गए हैं, ठीक है ना। क्राइस्ट की एज की बात है ये। तो ये इनका रूलिंग पीरियड था, किसका? चंद्रगुप्ता फर्स्ट का। He laid the foundation of this empire and adopted the title of महाराजाधिराज, किंग ऑफ किंग्स। चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने खुद को क्या टाइटल दिया था? किंग ऑफ किंग्स, यानी ये राजाओं के राजा थे ये, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। बाकी सारी रीजनल पावर्स को धीरे धीरे करके क्रश करके एक सिंगल यूनाइटेड इंडिया को फाउंड किया गुप्ताज ने। तो ये काम इनके कार्यकाल में शुरू हो गया था। His empire included parts of modern Bihar, Uttar Pradesh and Bengal, and his capital was पाटलिपुत्रा। भाई उनका जो अंपायर था कहाँ कहाँ पर था? किसका? हम अभी तक सिर्फ चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अभी आने वाले रूलर्स और ज्यादा इंडिया को क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे, एनेक्स करेंगे, उन पे चलेंगे हम बाद में। पर हम सिर्फ फर्स्ट रूलर की बात कर रहे हैं जिसका नाम था चंद्रगुप्ता फर्स्ट। अब चंद्रगुप्ता फर्स्ट में मॉडर्न बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में उस टाइम पर, वेस्ट बंगाल तो नहीं बोलेंगे, खैर उस टाइम पर जो बांग्लादेश था वो भी इंडिया के अंदर इंक्लूड था, तो वहां तक चंद्रगुप्ता फर्स्ट का रूल रहा है। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा। आज का नाम क्या है इसका? पटना। आपको पता ना आर्यभट्टा, जिन्होंने जीरो की फाउंडेशन रखी थी, जीरो को इन्वेंट किया था, वो भी पाटलिपुत्रा शहर से ही बिलोंग करने वाले पंडित थे। तो देखो भाई इसका पॉइंट क्या है? ही मैरिड टू कुमारा देवी। चंद्रगुप्ता फर्स्ट की जो वाइफ थे उनके नाम क्या था? वाइफ का नाम था कुमारा देवी। और नेपाल की प्रिंसेस थे वो, लिच्छावी जो क्लैन था नेपाल का, वहां के राजा की बेटी थी। कौन? कुमारा देवी। कामोदी महोत्सव, अ संस्कृत प्ले बाई विजाक्या, बेस्ड ऑन द राइवलरी ऑफ द मगध प्रिंस एंड द लिच्छवीज, मेंशंस अबाउट चंद्रगुप्ता फर्स्ट। एक बुक है भाई, उसका नाम है कामोदी महोत्सव। इस बुक के अंदर चंद्रगुप्ता फर्स्ट का मेंशन कर रखा है। ये बुक किसने लिखी है? विजाक्या, इन्होंने लिखी है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर था चंद्रगुप्ता फर्स्ट। अभी इस नाम से और सारे रूलर आने वाले हैं, तो आप नोट करते चलना साथ साथ में। तो ये हम गुप्ता अंपायर की बात कर रहे हैं। आगे चलिएगा। सेकंड नंबर पे जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर आए उनका नाम था समुद्रगुप्ता, ठीक है।
इनके नाम का एक टाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं यहाँ लिखा होगा। ही वॉज नोन एज द ग्रेट कंकरर एज ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। भाई समुद्रगुप्ता ने गुप्ता जो अंपायर था उसकी बाउंड्रीज को बहुत दूर तक पहुंचा दिया था। मतलब अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड करने में, अपने अंपायर को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल था किसका? समुद्रगुप्ता का, जो गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड नंबर के रूलर थे, समुद्रगुप्ता। अ, समुद्रगुप्ता के बारे में एक टाइटल दिया जाता है, समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, NEPO, नेपोलियन ऑफ इंडिया। यूरोपियन हिस्ट्री में नेपोलियन का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, बहुत ग्रेटेस्ट वॉरियर और ग्रेटेस्ट उनको फाइटर माना जाता है, समझिए, मिलिट्री जनरल उनको माना जाता है। इसी तरह से हमारे इंडियन हिस्ट्री में उसका जो एंशिएंट पार्ट है वहां पर समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ गॉड विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे समुद्रगुप्ता। अकॉर्डिंग टू ईरान इंस्क्रिप्शन, दत्ता देवी वॉज हिज वाइफ। इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखना, ईरान इंस्क्रिप्शन, वहां पर उनकी वाइफ के बारे में लिखा हुआ है, और क्या पता लगता है कि उनकी वाइफ का नाम क्या था? दत्ता देवी। ही वॉज नोन एज लिच्छावी दोहित्रा, यानी ग्रैंड सन ऑफ द लिच्छवीज, इन द फेमस अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयागराज प्रशस्ति। जो अलाहाबाद पे इस जगह में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं उसको। ही वॉज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये बात बोली किसने थी? VA स्मिथ ने बोली थी ये बात। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल समुद्रगुप्ता को दिया किसने था? VA स्मिथ ने दिया था। असंगा एंड वासुबंधु वर द टू बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हु लिव्ड इन हिज कोर्ट। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे फेमस, कौन कौन से? असंग एंड वासुबंधु। ये दो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जो उनके कोर्ट को एडोर्न किया करते थे, उनके दरबार को सजाने का काम, मतलब उनकी दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे वो लोग। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कविराज, कवि कहते हैं पोइट को। लव्ड म्यूजिक, ही इज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग फ्लूट। गुप्ता एज में समुद्रगुप्ता के टाइम पर जो कॉइन्स इशू किए गए थे, मैक्सिमम कॉइन्स के ऊपर दर्शाया गया है कि समुद्रगुप्ता एक फ्लूट बजाते हुए वहां पर शो किए गए हैं। इस बात से ये बात साबित होती है कि समुद्रगुप्ता वाज ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, तो उनको कविराज भी बोला जाता है। हिज कोर्ट लैंग्वेज वाज संस्कृत। कौन सी भाषा में कोर्ट का काम होता था? दरबार में काम कौन सी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत। He performed an Ashwamedh yajna to commemorate his magnificent conquests. उस जमाने में अश्वमेध जो यज्ञ होते थे, ये सिर्फ वही राजा किया करते थे जिन जो ये क्लेम करते थे कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, यानी जो ग्रेटेस्ट किंग्स होते थे। असल में ये कहानी है जो राजे जो किंग्स एक्सट्रीमली पावरफुल होते थे, सिर्फ वही राजा अश्वमेध यज्ञ कर सकते थे। कहानी ये होती थी, अश्व कहते हैं घोड़े को, तो राजा करते क्या थे कि अपना एक घोड़ा तैयार करते थे। वो उस घोड़े के ना माथे पर एक पट्टी लिख के बांध देते थे, एक मैसेज लिख करके लटका देते थे वहां पर, और उस घोड़े को खुला छोड़ देते थे। जितने एरिया में, जितनी टेरिटरी में वो घोड़ा घूम के आता था, उतनी टेरिटरी को उसी राजा का अंपायर माना जाता था। यानी वो घोड़ा जिस एरिया में घूम के चला आएगा, वो एरिया किसका हो जाएगा? उसी राजा का जिसने वो घोड़ा भेजा हुआ है। तो इस प्रोसेस को, इस रिचुअल को कहते थे अश्वमेध यजना। अब जो राजा इसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे? घोड़े को पकड़ के बांध लेते थे वो। अब उस घोड़े को छुड़वाने के लिए या फिर उसके मैसेज को आर्मी के थ्रू ले जाने के लिए फिर राजा फाइट करते थे। तो फिर क्या होता था? जो पावरफुल राजा है वो लड़के उस टेरिटरी को अपने अंदर ले लेता था। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब था कि उस राजा ने इतनी दुनिया जीत ली है कि अब वो किसी भी राजा की टेरिटरी में अपना घोड़ा भेज सकता है। अगर किसी को दम है, किसी को हिम्मत है, तो उसका घोड़ा पकड़ के दिखाए। तो आई होप आपको ये कहानी समझ आई होगी।
अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता था कि उस राजा को अब हराने वाला कोई भी नहीं है। तो समुद्रगुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ को एक बार परफॉर्म किया हुआ है। इट मीन्स कि बहुत पावरफुल थे वो। ही वॉज नोन एज अनु अनुकंपवन, फुल ऑफ कंपैशन। लेजेंड्स ऑन हिज कॉइन्स इंक्लूड्स, भाई उनके जो सिक्के हैं, जो उनके कॉइन्स थे, उनके ऊपर क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। अब देखो ये सारी बातें इस पे लिखी हुई हैं। ये देखो, ये सब आप ध्यान से देखोगे, उनके सिक्कों के ऊपर ये सब चीजें को मेमोरेट की हुई हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी कंक्वेस्ट्स को शो करती हैं। चंद्रगुप्ता फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। उसके बाद समुद्रगुप्ता। थर्ड नंबर पे कौन से रूलर आते हैं इनके? चंद्रगुप्ता सेकंड। ये जो सामने काउंटिंग लिख रखी है ना, ये नंबरिंग, ये वाली, इससे आप पहचानना। चंद्रगुप्ता फर्स्ट फाउंडर थे और चंद्रगुप्ता सेकंड थर्ड नंबर के रूलर थे। Samudragupta was succeeded by his son Ramagupta, who was attacked by Shakas and made peace by surrendering his wife Dhruv Devi, which infuriated Chandragupta II, who attacked Shakas and married Dhruva Devi after killing Ramagupta. क्या कहानी है भाई? मैंने कहा ना कि मौर्यंस के बाद इंडिया में काफी रीजनल पावर्स पावर में आई थी, स्ट्रांग हो गई थी वो। उनमें शकास भी एक पावर थी। अब जब समुद्रगुप्ता बहुत स्ट्रांग लीडर था, जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनका बेटा, उनका नाम क्या था? रामगुप्ता। रामगुप्ता जब पावर में आए तो शकाज ने रामगुप्ता यानी गुप्ताज के ऊपर अटैक कर लिया और गुप्ता को हरा लिया। अब पैचअप करने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए क्या किया? रामागुप्ता ने अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया शकाज को। यानी ये बहुत ज्यादा अनडिग्निफाइड, क्या वर्ड होता है ये, अनडिग्निफाइड या इनडिग्निफाइड है, बताना जरा मुझे। इनडिग्निफाइड या अनडिग्निफाइड या डिसरिस्पेक्टफुल काम था ये गुप्ताज के डायनेस्टी के लिए। यानी जो रूलर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, इतने पावरफुल थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे, उनकी डायनेस्टी में से एक रूलर ऐसा निकला जिसने अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया किसी लोकल या किसी रीजनल पावर के आगे। इस बात से चंद्रगुप्ता सेकंड इतना ज्यादा हर्ट हुए, उनको इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने शकास के ऊपर अटैक किया और जिस वाइफ को रामगुप्ता ने सरेंडर कर दिया था, उनके साथ चंद्रगुप्ता सेकंड ने शादी कर ली और अपने भाई को मार दिया। जिसने अपनी वाइफ को सरेंडर किया था ना, उसको मार करके उनकी वाइफ के साथ खुद शादी कर ली और वापस से गुप्ता अंपायर को स्टैंड किया। चलते हैं आगे। He expanded his empire by conquering new areas and by maintaining matrimonial alliances. He had two wives. दो शादी कर रखी थी। एक तो ध्रुवा देवी हैं, जिनको उन्होंने जीत के लाया था असल में वापस, और दूसरे थे कुबेर नागा। ये दो वाइफ्स थी उनकी। He was also known as विक्रमादित्य and संभाविका संभाविकर्मा। ये दो उनके टाइटल्स थे भाई, उनको इन नामों से भी जाना जाता है। He issued सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स। उनके गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था और उनके कॉपर कॉइन्स को चंद्र कहा जाता था। अब इनके ना लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड, इनका जो दरबार था ना, जो इनका कोर्ट था, उसमें 9 फेमस स्कॉलर थे भाई उस जमाने के। यानी उस जमाने के जो सबसे पढ़े लिखे 9 लोग थे ना, वो उनके दरबार में बैठा करते थे। यानी इनका जो दरबार था वो इतना ज्यादा वैल्यूएबल था कि वहां पर पढ़े लिखे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट उस जमाने के 9 लोगों को इन्होंने दरबार के अंदर रिस्पेक्टफुल जगह दी हुई थी। तो वो अलग अलग पोजीशंस पे काम किया करते थे। देखो, इनमें से फर्स्ट का नाम आता है कालिदासा। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। हिंदी काव्य या फिर हिंदी लिटरेचर के सबसे महान प्ले राइट्स एंड ड्रामेटिस्ट माना जाता है किसको? कालिदासा को। इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी थी? अभिजान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम एंड विक्रम विक्रम मोरवास्यम। नाम नहीं आ रहा मुझे क्या है ये, पर ये 3 इनके बहुत फेमस प्लेस हैं जो कालिदासा ने लिखे हैं। तो ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट स्कॉलर थे। दूसरे नंबर पे बात आती है अमर सिम्हा। ही वाज अ पोइट एंड संस्कृत लेक्सिकोग्राफर हु रोट अमर कोशा। लेक्सिकोग्राफर किसको बोलते हैं? गूगल करके मुझे बताना। अ, ये लोग किस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई, उसका नाम क्या था? अमर कोशा। नंबर 3 पे वराह मिहिरा। वराह मिहिरा क्या था भाई? इन्होंने लिखा था, ही रोट
पंचशुद्धि कांतिका, अ ट्रीटाइज ऑन मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। बुक्स के नाम याद रखना और फील्ड के नाम भी याद रखना कि इन्होंने किस किस फील्ड में क्या क्या योगदान दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं लगभग 380 से 412 एडी के बीच की बात है। आज से लगभग 17-18 सेंचुरीज पहले की बात है ये, जिस जमाने में इन लोगों ने ये वाले काम किए थे। बृहत संहिता, उसमें क्या क्या लिखा था? क्लाउड्स, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स। भाई साहब टेलीस्कोप तो बाद की बात है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप तो बहुत बाद में आकर के कहीं 14th 15th सेंचुरी के आसपास आकर के कहीं इन्वेंट की है। इन लोगों ने प्लैनेटरी मोशंस, समझ आ गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, ये सब इन्होंने उस जमाने में कर रखी हैं जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, गुप्ता एज की। बृहत जातक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स और प्लैनेट्स की रिलेटिव पोजीशंस को, मूवमेंट्स को और उनकी टाइमिंग को स्टडी किया जाता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि उस जमाने में ये लोग कैसे करते होंगे जब अ, हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारे ज्ञान के अकॉर्डिंग, जब उस जमाने में कुछ था ही नहीं, कोई मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरी उस टाइम पर नहीं हुई थी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टेलीस्कोप्स नहीं थी, तो फिर इतनी एक्यूरेसी के साथ इस तरह की कैलकुलेशंस को कंडक्ट करना, उनको उन पे रिसर्च करना, उन पे बिठाना, भगवान जाने कैसे होता था ये। नंबर 4 पे धन्वंतरी। जो बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या पढ़े हैं वहां पर, उनको पता होगा कि धन्वंतरी लाइब्रेरी वहां पर एक नाम है लाइब्रेरी का, जो यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो धन्वंतरी कौन थे? ही वॉज द फेमस फिजिशियन। गुप्ता एज के सबसे बड़े डॉक्टर थे ये, जिनको हर बीमारी का इलाज करना आता था उस जमाने में। और इनके बारे में तो एक एग्जेजरेशन है, एक अतिशयोक्ति है कि अगर देवताओं को भी कोई बीमारी लगती थी तो धन्वंतरी उनका इलाज किया करते थे। इस लेवल का स्टेटस था इनका सोसाइटी में। अ, उसके बाद है घटा घटा करापरा, क्या नाम है ये? ही वॉज एन एक्सपर्ट इन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। उस जमाने के सिविल इंजीनियर, किस किस चीज में? आर्किटेक्चर में और स्कल्पचर में, तराशने में। ये इनका नाम आता है। शंकु, शंकु कौन थे? ही रोट शिल्प शास्त्र बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें जो सबसे पुरानी बुक्स में से एक है, उनका नाम क्या है? शिल्प शास्त्र। जो सबसे ओल्डेस्ट बुक्स है किसके ऊपर? आर्किटेक्चर के ऊपर। ये बुक लिख डाली थी किसने? शंकु ने। नंबर 7 पे चलो। कहा कहा पानका, इन्होंने क्या किया था? ही रोट ज्योतिष शास्त्र बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की पुरानी बुक्स इन्होंने लिख डाली थी, उनका नाम क्या था? ज्योतिष शास्त्र। वरारुचि, इन्होंने क्या किया था? ही रोट प्राकृत प्रकाश, ग्रामर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट थी उस जमाने में, और इन्होंने उस लैंग्वेज की ग्रामर लिख डाली थी। और लास्ट में बात आती है विटाला भाटा, इन्होंने ही रोट मंत्र शास्त्र ऑन म्यूजिक। आज हम जो म्यूजिक प्ले करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स पे, इनकी जो थ्योरी थी स्टार्टिंग में, इन इंसान ने लिख दी थी। किसका नाम क्या था इनका? विटाला भाटा। तो ये 9 जेम्स, भूलना मत भाई इनको। हर एक बंदे का जो कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रख करके अपने हिसाब से कोडिंग में लिख दो, कैसे भी करके, शॉर्ट में करके, नोट बना करके। पर इनको याद रखना, ये एंशिएंट पार्ट में गुप्ता एज को जो गोल्डन एज का टाइटल दिया गया है ना, GOLDEN, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो यही वो लोग थे, ये वाले, जिनकी बदौलत गुप्ता एज को ये टाइटल, ये शॉर्ट नेम दिया जाता है, ये टाइटल दिया जाता है उनको, कि उनकी एज को गोल्डन एज माना जाता है। बाकी इस पेज पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप चाहो तो हमें हमें मिल सकते हो भाई। यहाँ पर तो जितनी भी पीपीटीज में यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको, उसके ऊपर जो भी एडिटिंग होती है, जो भी उस पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे जाते हैं, मैप ऐड किए जाते हैं, जो भी उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, वो सारी की सारी आपको इसी फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। आप वहां जाकर के सब लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो डिटेल में, और अपने हिसाब से इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने काम में रख सकते हो, अगर ये आपको काम का लगता है। वरना आप अपने हैंड से भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। यूट्यूब पर अगर आते हो तो यार देख करके सब्सक्राइब कर लिया करो, उससे हमारा व्यूअर बेस बढ़ता है और उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, जो हमारे काम में आता है। पता ना, उससे फिर रिसोर्सेज आते हैं, फिर और एडिटिंग की या फिर और लेक्चर्स की क्वालिटी और बढ़ती है, फिर सब चीज़ें इंक्रीज होती हैं। आप समझदार हो।
और ये मेरा पर्सनल है भाई, इंस्टाग्राम अकाउंट। चाहो तो इस पे आ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ये क्यूआर कोड आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक के ऊपर लेकर के चला जाएगा। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नंबर 2 पे समुद्रगुप्ता, जिनको गुप्ता डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। नंबर 3 पे कौन आया था? चंद्रगुप्ता सेकंड। पर वो किसको मार करके आए थे, किसको हटा करके आए थे? रामगुप्ता को। तो चंद्रगुप्ता सेकंड की बात हम बात कर रहे हैं, कुमारगुप्ता की। इन्होंने भी कुछ बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिए हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में, एजुकेशन में। देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। टाइटल इन्होंने क्या लिया था? शकर आदित्य, महेंद्र आदित्य, ये इन्होंने खुद को टाइटल दिए हुए हैं। भाई उस टाइम पर क्या करते थे जो किंग्स होते थे, वो अपनी ग्रेटनेस को डिपिक्ट करने के लिए, उसको प्रोपेगेट करने के लिए अपने नाम के साथ टाइटल लगाते थे कि हाँ भाई दम है मेरे अंदर, तो मैंने ये काम किया है। अब इनके नाम के काफी टाइटल्स ऐड होते थे नामों के साथ साथ में। हर एक राजा अपने हिसाब से टाइटल दिया करता था। कई बार उनके मिनिस्टर्स, उनके स्कॉलर्स, उनके जो लोग होते थे वो उनको टाइटल देते थे, कई बार राजा खुद देते थे। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ कार्तिक्य, सन ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव के एक बेटे हैं, उनका नाम है कार्तिक्य। ये उनकी पूजा करते थे। ठीक है। कुमारगुप्ता फर्स्ट। ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। ये दो काम इनकी जिंदगी के सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं भाई। नालंदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है भाई, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में जिस जमाने में ना हायर एजुकेशन का नाम भी नहीं होता था, ना अमेरिका में, ना जर्मनी में, ना जापान में, ना रशिया में, ना नीदरलैंड में, इटली में, कहीं पर भी नहीं। जिस जमाने में दुनिया में हायर एजुकेशन का नाम नहीं होता था, उस जमाने में कुमारगुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी, जो उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर था। समझ आ गई? जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी हम आगे मिडिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे उस चीज को, मेडिवल में। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। तो 3 यूनिवर्सिटीज बहुत फेमस थी इस जमाने की। कौन कौन सी? अ, सबसे नंबर 1 पे आती है नालंदा। नालंदा ये बिहार में है भाई। ठीक है। किसने इसकी फाउंडेशन रखी थी? कुमारा गुप्ता ने। कुमार गुप्ता फर्स्ट। लगभग लगभग इसी एज में या इसकी बात थोड़ी सी, 2 यूनिवर्सिटीज और उनकी फाउंडेशन रखी गई थी। सेकंड है तक्षशिला, TAXILA, तक्षशिला। ये आज की पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की बात है। और नंबर 3 पे जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था विक्रमशिला, VIK, विक्रमशिला। ये 3 दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराने जमाने की हायर एजुकेशन के लर्निंग सेंटर रहे हैं ये, जहां पर दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। बाकी ये देखो, ये इनके ऑफिसर्स को इन नामों से जानते थे। ठीक है। इनका रोल ये रहता था, इनके डिपार्टमेंट्स ये थे, जैसे महाबाल अधिकृता, इनको कमांडर इन चीफ बोलते थे। चीफ जस्टिस को महादंड अनायक बोलते थे। इसी तरह से आप इन वाली टर्म्स को भी याद रखोगे, कई बार MCQs में जेकेएसएस भी ऐसी चीजें पूछ लेता है, तो आप इनको ध्यान में रखना। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्ता एज में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, या वो अपने रूलिंग को कैसे चलाया करते थे, तो देखिए यहाँ पर भाई अ, सबसे लोवेस्ट या सबसे बेसिक लेवल पे गांव होता था, जिसको ग्राम कहते थे। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट इसको विठीज कहते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इसको वैश्यास कहते थे। और प्रोविंस को कहते थे भुक्ति। ये जो टर्म्स है ना भाई, इनको कहीं नोट कर लेना साइड पे। कई बार यही टर्म उठा करके कॉपी करके पेस्ट कर दी जाती है क्वेश्चन में, और पूछते हैं कि ये नाम किस चीज का था। ठीक है। अब देखो, जो प्रोविंस के ऊपर जो लीडर होता था उसको उपारिका कहते थे, वाइस राय होता था। अब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हेड कौन होता था? विश्यपति। विठीस के ऊपर नहीं नाम दिया हुआ है। और गांव का जो सरपंच होता था उस जमाने में, उसको क्या बोलते थे? ग्रामिका। समझ गए? लैंड को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा था? तो देखो भाई, क्षेत्र भूमि,
ये कौन सी थी भाई? कल्टीवेबल लैंड, जिसपे खेती-बाड़ी होती नहीं है, हो सकती है, जो कल्टीवेबल है। खिला, भाई ये तो हमारी लोकल लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना कि ये जमीन खिली है। तो खिला मतलब वेस्ट लैंड, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई फसल नहीं उगा रहे हम, उसको ऐसे खुला छोड़ रखा हमने उसको। खिला मतलब, खिला मीन्स वेस्ट लैंड। वास्तु भूमि ये वास्तु भूमि कौन थी भाई? हैबिटेबल, जिसपे घर होते थे, रेजिडेंशियल एरिया। चरागाह भूमि, जहां पर जानवर चरने जाया करते थे, चरागाह होती थी वो। और अपर हाथा भूमि फॉरेस्ट लैंड को बोलते थे, जहां पर जंगल होते थे। तो ये कुछ लैंड की डिविजन्स थी उस टाइम पे, कैटेगरीज थी। टैक्सेस क्या क्या लिया करते थे अपनी जनता से या अपने लोगों से? टैक्सेस में देखोगे यहाँ पर सब टैक्सेस के नाम लिख रखे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप यहाँ से नोट कर सकते हो। इस तरह से हमने गुप्ता एज को आज डिटेल में कर लिया है। फटाफट से मैं पूरे लेक्चर को रिकैप कर लेता हूँ। हम रूलर से शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट का नाम क्या था? बोलो। CHAN। चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नंबर 2 पे चंद्रगुप्ता की बात कौन आए थे? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को ग्रेटेस्ट माना जाता है, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। समुद्रगुप्ता के बाद कौन आए थे? उनके बेटे थे, उनका नाम क्या था? रामागुप्ता। RA, रामागुप्ता। ये सबसे वीक और सबसे बेकार रूलर थे पूरी गुप्ता डायनेस्टी के, जिसको मार दिया था, किल्ड बाय हिज ब्रदर। ब्रदर थे या बेटे थे, भगवान जाने। रामागुप्ता को मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने सकाज को अपनी वाइफ सरेंडर कर दी थी। फिर इनके बाद कौन आए? इनके बाद नहीं, इनके साथ ही थे। उनका नाम था चंद्रगुप्ता सेकेंड। चंद्रगुप्ता सेकेंड, इन्होंने रामगुप्ता को मारा, शकाज को हराया, अपनी जो रामागुप्ता की वाइफ थी उनको वापस लाया और उनके साथ शादी कर ली। चंद्रगुप्ता के बाद नंबर 4 पे आते हैं कुमारा गुप्ता। कुमारा गुप्ता, कुमारा गुप्ता ने पूरी इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक। अब मुझे बताओगे कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ये किस क्लैन को बिलोंग करते थे? इनके इनका वर्णा सिस्टम में कौन से वर्ण से ये बिलोंग करते थे? जिनका वर्ण था वैश्यास। वैश्यास। ठीक, यानी ये क्षत्रियास नहीं थे। इस तरह से हमने इस को, इस गुप्ता पीरियड को आराम से पढ़ा है। आप सारे लेक्चर को अपने हिसाब से देखते रहना। और हाँ, अगर यहाँ तक आपने लेक्चर देख लिया है तो इट मीन्स आप पढ़ाई को लेकर के काफी सीरियस हो और आप सच में रियल सेंस में पढ़ना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो ये जो पार्ट है हमारे हिस्ट्री वाले लेक्चर्स का, ये आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाले हैं। और अपने हिसाब से अपने पेजेस के ऊपर आप अपने वर्ड्स में, अपनी कोडिंग में आप इन सारे लेक्चर्स को जितना शॉर्ट हो सके MCQs टाइप में आप इसको अपने पास सेव करके रख सकते हो। बाकी ये सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम पर आराम से मिलेगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें।